नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 6 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जर्नल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह 6 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीमीटर में होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन करंट और ओम मीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर और ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर और करंट मीटर और डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर के अंदर जो होता है वो होता है आपका वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि आपको रिक्टर पैमाने के बारे में इनमें से क्या गलत है। ए ऑप्शन है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बी ऑप्शन है यह एक लघुगणकीय पैमाना है। सी ऑप्शन है इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। और डी है रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये गलत है, क्योंकि 8 से 9 तीव्रता वाला भूकंप क्या होता है, उच्च स्तर का भूकंप होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए आर्द्रमापी, बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है आपका हिप्सोमीटर और डी ऑप्शन है फेदोमीटर। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मतलब डेंसिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका हाइड्रोमीटर का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्द्रमापी की सहायता से वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, आता है कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो जो हाइग्रोमीटर होता है उससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, और जो आपका हाइड्रोमीटर होता है उससे द्रव की डेंसिटी मेजर की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे गलत कर देते हैं बहुत। फेदोमीटर से जो समुद्र की गहराई मापी जाती है, और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लेजर, बी ऑप्शन है रडार, सी ऑप्शन है सोनार और डी ऑप्शन आपका स्कूब। तो जो पानी के अंदर की जो वस्तुएं होती है उनको पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका सोनार का। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनार। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। जो आपका सोनार है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, बी ऑप्शन है आपका मछलियों की सघनता, सी ऑप्शन है पानी की गहराई और डी ऑप्शन है आपका समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इकोलोकेशन का जहाजों में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, पानी की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर, सी ऑप्शन है आपका बैरोमीटर और डी ऑप्शन है थर्मामीटर। तो दूध की जो दूध का घनत्व होता है उसकी डेंसिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर का
प्रयोग किया जाता है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लैक्टोमीटर। थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। जो आपका हाइड्रोमीटर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्रव की डेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो आपका बैरोमीटर है यह है वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि यात्रा के दौरान दूरी को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में। ठीक है, ए स्पीडोमीटर, बी ओडोमीटर, सी टैकोमीटर और डी पेडोमीटर। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका ओडोमीटर का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा ओडोमीटर। स्पीडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने बाइक देखी होगी अपनी, तो बाइक के अंदर 2 मीटर होता है ना, एक ये होता है एक ये होता है। तो जो इधर की साइड का होता है वो क्या होता है आपका ओडोमीटर, और जो इधर होता है वो होता है आपका स्पीडोमीटर। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीडोमीटर कैसा होता है, रेस बताता है आप कितनी तेज चल रहे हो गाड़ी। और जो यहाँ ये मीटर होता है ये आपका बताता है कि आपने कितनी गाड़ी चला दी है ना, कितनी दूरी तय कर ली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। देखो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ए ईंधन, बी दूरी, सी गंध और डी चाल। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दूरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ए वायु प्रतिरोध, बी विभवांतर, सी चुंबकीय प्रेरण और डी विद्युत धारा। तो वोल्टमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है एमीटर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है आपका रियोस्टेट और डी ऑप्शन है आपका वोल्टमीटर। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका गैल्वेनोमीटर का। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एमीटर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के या मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो रियोस्टेट है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रतिरोध को कम या बढ़ती करने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सीधी रेखा, बी ऑप्शन है वर्गाकार, सी ऑप्शन है वक्र और डी ऑप्शन आपका वृत्ताकार। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पथ का आकार होता है वो क्या होता है, आपका वक्र होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वक्र। ठीक है, कर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अभिक्रियाशीलता, बी ऑप्शन है आपका विलीयता, सी ऑप्शन है तन्यता और डी ऑप्शन है आपका आघातवर्धन्यता। ठीक है, ये आघातवर्धन्यता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तन्यता। ठीक है, सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है, वो होती है आपकी सोने की। किसकी होती है भाई, सोने की। क्योंकि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हो। उसके बाद आती है आपकी चांदी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी सोने की। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका तननशीलता, बी ऑप्शन है आपका सुरीला, सी ऑप्शन है आपका चालकता और डी ऑप्शन है आपका आघात वर्धन्यता। तो धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघात वर्धन्यता कहते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आघात वर्धन्यता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट में से, मतलब चार ऑप्शन है जो ये, इनमें से आपको बताना है कि धातु के बारे में कौन सा गलत है। ए, वे तन्य और आघात वर्धनीय होती है। बी, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सी, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और डी, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। तो धातु के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? वो है आपका डी, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। ये गलत है, वे विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इस कारण हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, बी मुक्त स्थिति में, सी गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, और डी कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्त स्थिति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल ठोस अवस्था में होते हैं। बी आघात वर्धनीय न होना और तन्यता। सी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। और डी निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो क्या कहा इसने? निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? अधातुओं का भौतिक गुण बताना है कौन सा नहीं है। वो कौन सा नहीं है आपका? ये हो जाएगा केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अधातु होती है वह तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। दूसरा है पॉइंट, ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है। तीसरी विशेषता, अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चौथा भौतिक गुण है इनमें आघात वर्धन्यता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। और पांचवा है आपका इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधातुओं की विशेषता क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है भाई? अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। दूसरा है आपका ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है। धातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इनमें आघात वर्धन्यता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं अधातु से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? देखो, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है वो यहाँ पर आ गया है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है आपका निष्क्रिय तत्व, सी ऑप्शन है अधातु और डी ऑप्शन है आपका उपधातु। तो अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधातु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको चार कथन दिए हैं। ए, सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। बी, सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। सी, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च है। और डी, सभी धातु आघात वर्धनीय और नमनीय है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो पी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, ये गलत है। क्योंकि सभी धातुएं क्या होती है आपकी? कठोर होती है, पारे को छोड़कर। ठीक है, पारे को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य
या लचीली है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका Ag, बी ऑप्शन है आपका Al, सी ऑप्शन आपका Na और डी ऑप्शन आपका Zn। तो इनमें से आपको बताने की सबसे लचीली धातु कौन सी है, वो है आपकी Ag। Ag मतलब क्या होता है आपका चांदी। ठीक है भाई, क्या होती है चांदी। अगर हम बात करें कि सबसे लचीली कौन सी होती है, यहाँ तो पूछा था कि निम्नलिखित में से इनमें से ही बताना था आपको कि कौन सी सबसे लचीली है इनमें से। ठीक है, अगर हम कहें कि सबसे लचीली धातु कौन सी होती है, वो होती है आपकी सोना। कौन सी होती है भाई, सोना। इसको क्या कहते हैं, एयू। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है एयू, यहाँ पे क्या दिया है, एजी दिया है, मतलब चांदी दिया है। क्योंकि जो आपका सोना होता है उसके 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे लचीली कौन सी धातु है आपकी, वो है आपकी सोना। लेकिन हम यहाँ बात करें इस क्वेश्चन में, इसने कहा था निम्नलिखित में से बताना है आपको इनमें से, तो यहाँ पर हो जाएगा चांदी। ठीक है, एजी। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है, जैसे सबसे पहला कौन आता है आपका, सोना आता है, उसके बाद आपका चांदी, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद तांबा, उसके बाद टिन। ठीक है, उसके बाद आपका सीसा, फिर जिंक, फिर लोहा। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना था, तो वो हो जाएगा आपका चांदी, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है आपका, चांदी आ रहा है। ठीक है, पहले पे कौन है, सोना है। तो आया समझ में आपको। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जस्ता, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है आपका सोडियम। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ कम होती है, अतः लोहे को कठोर और मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात मतलब स्टील लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। ठीक है भाई, जो आपका स्टील होता है वो किसका मिश्रण होता है, वो आपका लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1.5% होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, मतलब सुसाइडल बैग कहा जाता है किसको, कोशिका का। ए लाइसोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्जिकाए और डी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली कोशिका की, वो कहा जाता है लाइसोसोम को। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, राइबोसोम डैश बनाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए वसा, बी लिपिड, सी प्रोटीन और डी स्टार्च। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका प्रोटीन। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताने की इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। बी पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। सी जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है और डी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है प्लाज्मा और डी ऑप्शन आपका लसिका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लसिका। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लसिका एक रंगहीन द्रव है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है।
इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा और अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ठीक है भाई, आया समझ में आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? आपको बताने के लिए कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कारखाना किसे कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन आपका लाइसोसोम्स, बी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन आपका राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है भाई? आत्मघात की थैली कहा जाता है, मतलब सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सेल का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।